नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले यह हुआ कर्नाटक में, उसके बाद हुआ मध्य प्रदेश में और अब शायद होने वाला है राजस्थान में। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट का यह कहना है कि उनकी पार्टी उनको इज्जत नहीं दे रही है। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो उस राज्य का उप मुख्यमंत्री था, वो इंसान ये कह रहा है कि उसको इज्जत नहीं मिल रही है। फिर मुझे नहीं पता कि इनकी इज्जत की परिभाषा क्या होगी। इसके ऑपोजिट अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, उन्हें पोस्ट इजीली मिल गई है, वो रगड़ाए नहीं है, इसलिए उनको मेहनत की कीमत नहीं पता। अब सचिन पायलट जी एक युवा नेता हैं, वो रगड़ाए नहीं है, ये बात अशोक गहलोत जी को तब पता चल रही है जब सचिन पायलट उनका विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए कांग्रेस अक्सर ब्लेम करती है बीजेपी को। कांग्रेस का यह कहना होता है कि बीजेपी कांग्रेस के एमएलएस को खरीदती है, उनको बरगलाती है। एक बात बताइए, एमएलएस कोई दूध पीते बच्चे हैं जिनको लॉलीपॉप देकर कुछ भी करवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वो एडल्ट है, समझदार लोग हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर बीजेपी एक एमएलए को खरीद रही है, इसका मतलब वो एमएलए भी तो बिकने के लिए तैयार है। और जब ये एमएलए या नेता पार्टी चेंज करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं या हमारी पार्टी जनता की भलाई का काम नहीं कर रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनका कहना था कि कमलनाथ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक फार्मर्स का लोन माफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान भी इस फार्मर लोन वेवर की स्कीम को बंद करने वाले हैं, क्योंकि उनकी न तो इसको कंटिन्यू करने की इच्छा है और न ही उनके पास पैसा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी भी छोड़ेंगे? तो दोस्तों, इस बात में तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता है क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहता है। वैसे ये एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1960s और 1970s में तो लोग इतनी पार्टीज चेंज करते थे कि उस टाइम पॉलिटिक्स में एक लाइन बहुत पॉपुलर हो गई थी, आया राम गया राम। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए जिनका नाम था गयालाल, उन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना जनता के बारे में चिंतित थे। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की इस चीज को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। यह लॉ कहता है कि अगर एक एमएलए या एमपी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि ये डिसीजन लेगा स्पीकर ऑफ द हाउस। दोस्तों, यूजुअली स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है वो एक रूलिंग पार्टी से होता है, उसका खुद का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। इस बात के कितने चांसेस हैं कि वो किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करेगा जिससे उसकी खुद की पार्टी का लॉस होने वाला है? मतलब कहीं ना कहीं उसका डिसीजन बायस्ड तो होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीकर बीजेपी का है तो वो बीजेपी के फायदे की बात करेगा, अगर वो कांग्रेस का है तो वो कांग्रेस के फायदे की बात करेगा। ऑल इन ऑल ये जो लॉ बना है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें लूप होल्स बहुत है, जिस कारण से खुलेआम नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। जब नेता लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो बहुत फायदे होते हैं और बहुत नुकसान भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फायदे होते हैं नेता को और नुकसान सारे उठाने पड़ते हैं जनता को। नेता को फायदा इसलिए होता है क्योंकि उसको पोजीशन मिल जाती है, जैसे कि कांग्रेस के जो लीडर्स अभी बीजेपी में आए हैं उनमें से कई लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया गया है। और जैसा कि हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, मतलब डेफिनेटली उनको पैसा भी मिला है। तो नेता की तो 5 उंगलियां घी में हैं, उनके तो मजे ही मजे हैं। लेकिन विश्वासघात होता है जनता के साथ, क्योंकि जब लोग वोट डालते हैं तो वो सिर्फ एक आदमी को वोट नहीं डालते, वो आदमी को भी देखते हैं प्लस उसके साथ साथ पार्टी को भी देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है कि वो 5 साल में ये काम करेंगे। अगर आप एमपी की बात करें
तो मेजॉरिटी में थी कांग्रेस। सो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो पसंद था। लेकिन हुआ क्या? थिंग्स हैव चेंज्ड। और तो और जब ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और इनका री इलेक्शन होगा, तो उस री इलेक्शन का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो भी पब्लिक के ऊपर ही आता है, क्योंकि सरकार जो पैसा खर्च करती है वो हमारा ही तो पे किया हुआ टैक्स है। अब देखिए, पैसा भी हमारा जा रहा है और बेवकूफ भी हम ही बन रहे हैं। अगर हम इस दल बदलने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस एंटी डिफेक्शन लॉ को काफी स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट बनाना होगा। सबसे पहले अगर कोई नेता कहता है कि उनकी पार्टी के काम से वो खुश नहीं है तो वो रिजाइन कर दे। वो वापस इलेक्शन नहीं लड़ेगा किसी दूसरी पार्टी में जाकर, वहां पर री इलेक्शन होंगे, ठीक है, पब्लिक का पैसा लगेगा, लेकिन वो अपनी बात जनता के सामने रख दे। अब ये जनता के ऊपर है कि उन्हें क्या करना है। तो ठीक है, पैसा खर्च होगा, लेकिन कम से कम लोगों का डेमोक्रेसी में से विश्वास खत्म नहीं होगा। आपके इस लॉ के बारे में क्या विचार है, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। That would be it for now. Goodbye.